हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम को ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो उसी प्रकार क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हों। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेजनी कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा मेजनी इटली देश के राष्ट्रवादी दल का एक सेनापति था, जिसके लिए गणतंत्र विचार बड़े महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा वह साहित्यकार था। एक शब्द में कहें तो मेजनी इटली का मसीहा था, जिसने लोगों को एकता का सूत्र डाला। अगला सवाल है, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें व्यापार, उद्योग और उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों की निजी स्वाभाविक नियंत्रण होती है। अगला सवाल है, सामाजिक विभाजन सब क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जाति, धर्म, रंग, भेद, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज में विभिन्न वर्गों द्वारा परस्पर गलत व्यवहार करना आपसी संघर्ष सामाजिक विभाजन कहते हैं। इसके 3 निर्धारित तत्व हैं। पहला, स्वयं की पहचान की चेतना। दूसरा, विभिन्न समुदायों की मांग पर राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत करना का तरीका। तीसरा, मांगों के प्रति सरकार की सोच। अगला सवाल है, सांप्रदायिकता क्या है? उसका उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिकता का अर्थ है अपने समुदाय के प्रति एक मजबूत लगाव। यह किसी का अपना धर्म, क्षेत्र या भाषा भी हो सकता है। एक समुदाय के बीच हितों के अंतर का बढ़ावा देना और समुदायों के बीच शत्रुता के प्रति असंतोष पैदा कर सकता है। अगला सवाल है, पंचायती राज क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है तथा सत्ता का प्रशासनिक शक्तियों का विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है ताकि विकास योजनाओं को राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा सके। अगला सवाल है, दबाव समूह क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा जब कोई हित समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार की सहायता चाहने लगता है या उस अपने सदस्यों के हितों के अनुकूल के निर्माण और संशोधन के लिए विधायकों को प्रभावित करने लगता है, तो तब उसे दबाव समूह कहा जाता है। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश, क्षेत्र, विशेष अर्थशास्त्र या गतित चित्र है। यह चित्र किसी विशेष अवधि का होता है। अगला सवाल है, जल संसाधन के क्या उपयोग हैं? इसका उत्तर होगा जल संसाधन का उपयोग कृषि, सिंचाई अलावा मनुष्य, पशुओं, अन्य जीवों को पीने के लिए, शक्ति के उत्पादन के लिए, गंदे पानी को बहाव, सफाई, घोंघा, मछली पालन, मनोरंजन, औद्योगिक कार्य और एवं सौर परिवहन आदि हेतु किया जाता है। अगला सवाल है, धात्विक अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा धात्विक अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। पहला, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है, जबकि अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा, धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं, जबकि अधात्विक खनिजों में यह विशेषता नहीं पाई जाती है। अगला सवाल है, भूकंप और सुनामी में अंतर स्पष्ट करें। तो भूकंप का सरल अर्थ भूमि का कंपन होना है। भूकंप भूभागीय प्रक्रिया जिसकी तीव्रता कभी कभी अत्यंत डरावना होती है उससे जान माल की अपार क्षति होती है। सुनामी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जलीय महासागरों का पानी भूकंप के आने के कारण ही बड़े स्तर पर तितर बितर होता है।
अगला सवाल है, गौरी बाल्टी के कार्यों को की चर्चा करें। इसका उत्तर हो जाएगा, महान क्रांतिकारी गौरी बाल्टी एक नाविक था, पेशे से नाविक था। प्रारंभ में वह मेजनी के विचारों का समर्थन था, लेकिन बाद में कपूर के विचारों से प्रभावित होकर संवैधानिक राजतंत्र वकालत करने लगा। उससे अपने स्वयंसेवकों की एक सेना बनाई और सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र स्थापित किया। अगला सवाल है, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी है। इसका उत्तर हो जाएगा, सोवियत रूप से अंतर्गत कई राष्ट्र शामिल थे, जिसमें 16 प्रमुख थे तथा फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियां भी थी। इन सब की भाषा एक जीवन शैली में काफ़ी विभिन्न थी। जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी रूसीकरण की नीति के कारण सभी अल्पसंख्यक समूह की भाषा, संस्कृति तथा शिक्षा व्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा था। इस नीति के खिलाफ 1863 में पोलो ने सर्वप्रथम विद्रोह किया, जिसे निर्दयपूर्वक दमन कर दिया गया। धीरे धीरे अन्य सभी अल्पसंख्यक समूह का आक्रोश रूसी राजतंत्र के प्रति बढ़ता चला गया तथा अंत में क्रांति का कारण बना। अगला सवाल है, रासायनिक हथियारों एवं ऑरेंज का वर्णन करें। इसका उत्तर हो जाएगा, वियतनाम युद्ध में अमेरिका द्वारा खतरनाक रासायनिक हथियारों एजेंट ऑरेंज तथा फास्फोरस बमों का व्यापक प्रयोग किया गया। इन रासायनिक हथियारों में नापाम एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा के चिपक जाता था और जलता रहता था। दूसरी तरफ एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी एवं पेड़ सूख जाते थे। अमेरिका द्वारा इसका प्रयोग जंगलों, खेतों एवं आबादी तीनों पर व्यापक रूप से किया गया। इस जहर का असर आज भी वहाँ विकलांगता के रूप में नजर आता है। अगला सवाल है, बिहार में चंपारण आंदोलन पर टिप्पणी दी गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार के दौरान बिहार में नीले गोरों तथा 3 कठिन व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी, जिसमें किसानों को ने अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नीलामी की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती से भूमि बंजर होने लगता था। इसी कारण चंपारण के किसान और राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारन का अनुरोध किया। वर्ष 1917 में जब महात्मा गांधी जी चंपारण आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया तथा किसानों की समस्याओं को जानने की छूट दे दी गई। समस्याओं को समझने के बाद गांधी जी के दबाव में चंपारण एग्रीमेंट कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने 3 कठियावस्था तथा अन्य कर को समाप्त कर दी गई सिफारिश कर दी। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला सवाल है, विश्व बाजार की लाभ एवं हानि का संक्षेप में लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति के उत्पादों
को बेचने के लिए एक ऐसा बाजार की व्यवस्था को जन्म दिया जो विश्व बाजार कहलाता है, जैसे लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल इत्यादि। विश्व बाजार के लाभ। विश्व बाजार में पूंजीपति, मजदूर तथा मध्यम वर्ग नामक तीन शक्तिशाली सामाजिक वर्गों को जन्म दिया। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था, रेल, सड़क, खनन तथा कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्राप्ति हुई। 19वीं सदी के प्रारंभ से अंत तक विश्व बाजार में 25 से 40 गुना वृद्धि हुई। विश्व बाजार की हानियाँ, इसकी हानियाँ अब हम लोग देखेंगे। विश्व बाजार ने अफ्रीका एवं एशिया के अत्यंत विशेषकारी व्यवस्था उपनिवेशवाद को जन्म दिया। विभिन्न देशों के स्थानीय लघु एवं कुटीर उद्योग को एक व्यवस्था नीति के तहत समाप्त कर दिया गया। विश्व बाजार ने गरीब तथा भूखमरी जैसे मानवीय संकटों को भी जन्म दिया। अगला सवाल है, कोयले के विभिन्न प्रकार का नाम लिखिए। कोयला एक पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। इसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पहला है एंथ्रासाइड कोयला। एंथ्रासाइड कोयला सर्वोत्तम कोटि का कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। यह अत्यंत ऊष्मा देने के कारण धातु को गलाने के काम आता है। इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। दूसरा है बिटुमिनस कोयला। वैसे कोयले जिसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक हो, बिटुमिनस श्रेणी कोयले के अंतर्गत आते हैं। भारत में अधिकांश कोयला इसी श्रेणी का है। इसे परिष्कृत कर कोकिंग कोयला बनाया जाता है। अगला है तीसरा नंबर, लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला का यह निम्न श्रेणी का कोयला माना जाता है। इसमें कोयला की मात्रा 30 से 70% होती है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। पीट कोयला अत्यंत ही निम्न श्रेणी का होता है, जो पूर्वी भारत में दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय कृषि की 5 विशेषता को लिखें। तो भारत की कृषि की 5 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, भारत में लगभग 2/3 भाग लोगों की आजीविका कृषि पर आधारित है। दूसरा, भारत की आय लगभग 24% हिस्सा कृषि से प्राप्त होती है। तीसरा, भारत की भौगोलिक विविधता के कारण भारत में विविध फसलों को उगाया जाता है। चौथा, भारतीय कृषि के अंतर्गत खाद्य साथ साथ नकदी फसल भी उपजाया जाता है। पाँचवा, चाय, गन्ना, जूट, तिलहन, तंबाकू, गेहूं एवं कपास आदि उत्पादन के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अतः उपयुक्त विशेषताओं के बावजूद भारतीय कृषि में आज भी काफ़ी हद तक मानसून पर आधारित है। अगला सवाल है, सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहले हम लोग सार्वजनिक उद्योग देखते हैं। सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में अंतर स्वाभाविक आधार पर निर्धारित होता है। वैसे उद्योग जिनका नियंत्रण अथवा स्वामित्व सरकार के हाथों में हो, उन्हें सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। उदाहरण में BPCL, IOCL, HPCL, NTPC, BHEL, SAIL, CIL, बैगरौनी खाद्य कारखाना आदि। जिन उद्योगों संस्थाओं पर स्वामित्व निजी हाथों में होता है अथवा किसी खास व्यक्तित्व के हाथ में होता है, तो उसे निजी उद्योग कहा जाता है। ऐसे उद्योग सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं तथा पर्याप्त लाभ कमाते हैं। उदाहरण रिलायंस इंडस्ट्रीज, गोदरेज, रेमंड, ACC सीमेंट, बिरला समूह आदि। अगला सवाल है, भारत में निर्यात एवं आयात जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख करें। उत्तर हो जाएगा, भारत में निर्यात एवं आयात जाने वाली वस्तु इसके अंतर्गत व्यापार पर निर्भर करता है। भारत का निर्यात होने वाली वस्तुओं को मुख्यतः
इंजीनियरिंग के सामान, पेट्रोलियम उत्पादन, रत्न पर आभूषण, सूत्र, वस्त्र और लौह अयस्क, खनिज, कृषि संबंधी आधारित उत्पाद शामिल हैं। भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं को पेट्रोलियम, रासायनिक उर्वरक, सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लौह धातु, रसायन एवं अन्य वस्तु शामिल है। वर्ष 2006-7 या 7-8 के आधार पर हम भारत में प्रतिकूल व्यापार संतुलन है। अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन यहाँ है, लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण कारण है। लैंगिक असमानता लिंग के आधार पर भेदभाव को रखना है, वहाँ स्त्री और पुरुष के जैविक बनावट को नहीं। यद्यपि लैंगिक असमानता सामाजिक के संरचना के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। आज लैंगिक विभेद का आधारित समाज विभाजन सभी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। पालन पोषण, शिक्षा, कार्य क्षेत्र सभी जगह लैंगिक भेद हैं। वर्तमान में शिक्षा का कारण लैंगिक असमानता घट रही है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये आपके लिए 20 क्वेश्चन था जो कि इस वर्ष आने के पूरी चांसेस है। आप लोग से अनुरोध है कि इसे पूरा बढ़िया से देख लें, याद कर लें।